है टोटल। तो बोले कि बस 32 ही काम करते हो। तो सारा इंस्पेक्शन इंक्वायरी कर लिया मैंने, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो नाउ हमने क्या किया है, हमारे पास में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे उनके हर एक आइटम का, है ना, अभी मैंने आपको सिर्फ एक समझाया है। फ्यूचर में जब जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे हर एक चीज का अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अभी सिर्फ समझाने के पर्पज से एक सिंगल आइटम समझाया है। इसी टाइप से हम जितने भी आइटम्स होंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, हर एक आइटम का सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ढूंढेंगे। साथ में उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम कौन से दूसरे वे में वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे चेकिंग को एक वर्ड बोला जाता है वेरीफाई। ओके, वेरीफाई हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज हम चेक करेंगे। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से हम उसको क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, और देन फाइनली सारे एविडेंसेस को मिला के हमारा क्या कंक्लूजन बनता है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे परचेजेस में एक छोटी सी गलती मिली, मुझे सेल्स में छोटी सी गलती मिली, ठीक है, मुझे असेट्स में कोई एक पर्टिकुलर असेट नहीं मिली, ठीक है, बाकी सब कुछ ओके था। तो नाउ मेरा सारे एविडेंसेस को मिला करके इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या रिव्यू बनता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ट्रू एंड फेयर पिक्चर मतलब कि जो रियल में यहाँ पे हैपन हुए ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, वही ट्रांजैक्शंस बुक्स में एंटर्ड करेक्टली हुए या नहीं हुए, क्लाइंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रॉपर्ली फॉलो किया या नहीं किया, ठीक है, सारे अकाउंट्स करेक्टली ओपन हुए थे या नहीं हुए थे, लेजर के अंदर जो बैलेंसिंग किया जाता है, जो पोस्टिंग किया जाता है, वो करेक्टली किया या नहीं किया, सारी असेट्स जितनी भी बैलेंस शीट में शो हो रही थी वो रियल में कंपनी के पास में एग्जिस्टेंस में भी है या नहीं है, उसका ओनरशिप भी उसका है या नहीं है, जो भी एक्सपेंसेस इन्होंने अपने ट्रेडिंग P&L में शो किए वो रियल में एक्सपेंसेस हुए भी है या नहीं हुए, या फिर फेक ही एंट्री मार रखी है। ठीक है, इनकम्स रियल में आपका उनके ऊपर राइट भी था या नहीं था, दे आर रिलेटेड टू द करंट ईयर और नॉट, है ना। ये सारे क्वेश्चंस जो आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, अकाउंटेंसी के अंदर पढ़ चुके हो, है ना, जो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर पढ़ चुके हो कि किसी असेट को हमें तभी हमारे बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए जब उसका ओनरशिप हमारे पास हो, है ना। तो ये सारी रियल बातें जो आपने अकाउंटेंसी में पढ़ी है उनको रियल लाइफ के अंदर हम क्या करते हैं, जाकर के चेक करते हैं कि ये सारी चीजें होने के बाद ही आपने इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, नाउ इन सारे बातों का एक कंक्लूजन निकालते हैं। सारी बातों के दो रिप्लाई हो सकते हैं, यस और नो। ठीक है, अगर सबका आंसर यस 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 है तो हम क्या कहेंगे कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब जो ट्रांजैक्शंस रियल में हैपन हुए थे, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए थे, वो सारी चीजें आपने कंप्लाई करी है, इसलिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एकदम ट्रू एंड फेयर है, आपका प्रॉफिट ट्रू है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू है। क्लियर, समझ में आई ये बात जो भी मैंने कही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ना अगर हमारे आंसर कुछ नो में है, कुछ नो में है ना, जैसे मान लो छोटी मोटी गड़बड़ कर दी, कुछ ज्यादा बड़ी मिस्टेक्स नहीं है बट छोटी मोटी गड़बड़ हो गई, है ना। जब छोटी मोटी गड़बड़ हो गई तो मैं क्या बोलूंगी, आपने सब कुछ ही गलत कर दिया या आपने छोटी मोटी गड़बड़ करी है? छोटी मोटी गड़बड़ करी है। तो ना ऑडिटर कैसे ओपिनियन देता है अपना कि बाकी सारी चीजें तो ठीक है बट ये जो एक्सपेंसेस है ना इसमें इन्होंने ये गड़बड़ कर रखी है। ठीक है, तो हम अपना ओपिनियन एकदम क्लियर करके देते हैं कि बाकी सब कुछ ठीक है बट सैलरी में इसने है ना 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं, मेरे हिसाब से 10 लाख रुपए क्या कर रखे हैं, एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं। जब मैंने इनसे बोला भाई इस 10 लाख के एविडेंसेस दिखाओ तो वो बंदा मुझे कोई एविडेंसेस ही नहीं दे रहा है ना। मतलब वो सामने वाला डिनाई कर रहा है कि भाई मेरे पास इसका एविडेंसेस खो गया है, तो सॉरी मैं आपको अवेलेबल नहीं करवा सकता। अब जब आप मुझे अवेलेबल नहीं करवा सकते तो मैं क्यों रिलाई करूं आपके ऊपर कि ये रियल में 10 लाख आपने पे किए होंगे।
मैं तो सीधा सा बोलूंगी ना, झूठे भी तो लिख सकते हो 10,000 रुपए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो चीजों का एविडेंस मुझे नहीं मिलता, जिनसे मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हूँ, ठीक है, उसको क्लियरली अपने ओपिनियन में लिख करके बताती हूँ कि बाकी सब कुछ आपका ठीक है, आपने असेट्स एकदम अच्छे से शो करी थी, लाइबिलिटी एकदम करेक्टली डिफाइंड है, आपके एक्सपेंसेस, इनकम सब कुछ करेक्ट है, बट ये सैलरी के अंदर 10 लाख रुपए का मुझे गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हमारा ओपिनियन को एक्सेप्ट करके दे देते हैं। ओके, नाउ एक थर्ड सिचुएशन हो सकती है जो एकदम वर्स्ट सिचुएशन हो, क्या कि मैंने आपसे, सेकंड बार ये एक बार रिपीट कर दीजिए। यस बिल्कुल, सेकेंड वाली सिचुएशन मैंने आपको ये बोली कि आपके जो भी इनकम्स थे, एक्सपेंसेस थे, आपने एकदम करेक्टली लिखे, है ना। मैंने परचेजेस से बिल मांगे, आपने परचेजेस के बिल दिए, ट्रांजिट इंश्योरेंस के कवर नोट्स मांगे, आपने वो भी दिए, सेल्स के बारे में आपसे बिल्स मांगे, आपने मुझे वो भी दिए, ठीक है। आपकी सैलरी के लिए मैंने जो सैलरी का आपने पेमेंट किया है, उसके लिए मैंने आपसे सैलरी रजिस्टर मांगा, आपने मुझे वो भी दिया। जब मैं सैलरी रजिस्टर देख रही थी तो सैलरी के अंदर आपके 50 एम्प्लॉयज आ रहे थे। रजिस्टर में आपने बता रखा था कि आपकी कंपनी में 50 लोग काम करते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, एक बार इंस्पेक्शन करना है आपकी कंपनी का, ठीक है। तो आप मुझे आपकी फैक्ट्री में लेके चले गए। नाउ मैंने क्या किया, वहां पे खड़े खड़े आपके एम्प्लॉयज की काउंटिंग करी ना। काउंटिंग करते टाइम पे मुझे ओनली 30 एम्प्लॉयज मिले, ठीक है। नाउ मैंने क्या किया, आपसे पूछती तो आप तो कुछ भी आंसर कर सकते थे, आप मेन बिजनेसमैन है, मैं आपसे बात नहीं करी। मैंने जाकर के किसी एम्प्लॉय से पूछा, और क्या हालचाल है, कैसे हो, उसने बोला ठीक है। तो मैंने पूछा यहाँ पे ऑन एन एवरेज कितने एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, तो वो बोला हम 32 इतने ही हैं अप्रॉक्स, ठीक है। 2 जने आज एब्सेंट हैं और हम लोग 32 पर्सन्स हैं और आज 30 आए हैं टोटल। तो बोले कि बस 32 ही काम करते हो। तो सारा इंस्पेक्शन इंक्वायरी कर लिया मैंने, ठीक है। नाउ मैम वॉइस स्लो आ रही है आपकी। ओके नाउ ओके, यस मैम। तो अब मैंने क्या कर लिया, सारी इंक्वायरी ले ली, किससे, एम्प्लॉयज से। अब जाकर के वापस से सैलरी रजिस्टर देखा, ठीक है। वहां पे 50 थे, तो अब मैंने जो मेन बिजनेसमैन है, क्लाइंट है, उससे जाकर के बात करी कि तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर ओनली 32 पर्सन्स हैं और आप यहाँ पे 50 बताते हो, तो ये बाकी के 18 बंदे कहाँ हैं, ठीक है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो 18 बंदों का सैलरी, चाहे आप 1000 ही पर मंथ बताएं, तो 18,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, तो इतना अमाउंट आपने क्या किया है, गड़बड़ शो कर रखा है, ठीक है ना। मैंने कहा कि मुझे इन सब का क्या बताओ, रियलिटी चेक बताओ कि ये बंदे कहाँ पर हैं, आप इनको पेमेंट देते हो तो मेरी बात कराओ, या फिर इनके बैंक अकाउंट से मुझे क्रॉस वेरीफाई कराओ, ठीक है ना। सामने वाला क्लाइंट मुझे बोलता है कि मेरे पास में कोई एविडेंस नहीं है, ये मेरे यूं ही लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, कभी आ गए, कभी चले गए, कभी यहाँ पे काम करवा लेते हैं हम, कभी उधर करवा लेते हैं, ठीक है। वो मुझे स्टोरी सुना रहा है और मुझे उससे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय से जाके डायरेक्टली बात करी है। तो नाउ मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं बोल सकती हूँ कि आपने, आपके जो प्रॉफिट शो हो रहा है वो एकदम करेक्ट है, क्या मैं बोल सकती हूँ इस सिचुएशन में? नो मैम। नो मैम। नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपकी सैलरी में कोई गड़बड़ है। तो नाउ क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रॉफिट एकदम ही गलत है, आपने जितना 10 लाख रुपए No, दिखाया है, ma'am. 10, ये भी नहीं बोल सकती। मेरे पास में एक अमाउंट है कि भाई 1000 पर पर्सन मल्टीप्लाई बाय 18 पर्सन्स मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, कि केवल ये जो अमाउंट है इतना आपने घपला किया है, ठीक है। तो नाउ अब मैं जो अपना ओपिनियन इशू करूंगी, क्योंकि आपने कहा कि एकदम सही भी नहीं बोल सकते और आपने ये भी कहा एकदम गलत भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, बाकी सब कुछ तो सही है, बस इस सैलरी के अंदर इतने अमाउंट का घपला है ना, मुझे इस अमाउंट का एविडेंस नहीं मिला, तो मैं मेरा ओपिनियन चेंज कर दूंगी यहाँ पे, समझे। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है? यस मैम, यस मैम। ठीक है। नाउ थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है? थर्ड सिचुएशन ये हो सकती है कि सब कुछ ही मुझे एविडेंस से मिसमैच मिल रहा है, ठीक है। आपके एविडेंसेस बोल रहे हैं कि आपका परचेजेस है 1 करोड़ का, बट आप दिखा रहे हो 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है। बाकी के 50 लाख का आपके पास कोई एविडेंसेस नहीं है, आप मुझे कुछ जवाब नहीं दे रहे, सैलरी में भी गड़बड़, आपकी सेल्स में भी गड़बड़, आपकी असेट्स में भी गड़बड़, मतलब सब कुछ में ही मैं किसी में भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या ये एक्सेप्ट वाली चीज बोल सकती हूँ कि बाकी सब तो सही है बट इतनी सारी गड़बड़े हैं, ऐसा बोल सकती हूँ? नो मैम। क्या बोलना चाहिए मुझे? सब कुछ ही गड़बड़ है ना, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपका जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, आपका जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, उसमें मुझे
कहीं भी प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिले, तो मेरा नेक्स्ट ओपिनियन क्या होता है कि सब कुछ ही गड़बड़ है आपके यहाँ पे, मतलब आपका ट्रू एंड फेयर पोजीशन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ सिचुएशन एंड लास्ट सिचुएशन क्या हो सकती है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पढ़े ना अकाउंट्स में Yes, ma'am. सबने, ओके। नाउ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कब हो सकते हैं, क्या सिचुएशंस होती है, आग लग जाती है ना, फ्लड आ जाता है, या फिर बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो बंदे डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो नहीं करते, हम नहीं फॉलो करते हैं। है ना, यही सब रीजंस होते हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। नाउ मैं ऑडिट करने गई, ठीक है, मुझे क्लाइंट बोलता है कि यार 4 दिन पहले मेरे यहाँ चोरी हो गई थी, वो बंदा तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी लेके चला गया, लैपटॉप के अंदर भी डाटा था मेरा, तो सारा लैपटॉप भी करप्ट करके चला गया। नाउ आई हैव नथिंग, बस मुझे क्या है, ये थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पता है कि देखो बैंक के अंदर बैंक से लेके आ गया, ये बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, डेटर्स से मैंने उनसे उनके बुक्स के अंदर लेजर मंगवा लिए, बाकी मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। ऑन एन एवरेज मेरा प्रॉफिट इतना हो रहा होगा क्योंकि जीपी रेट लास्ट ईयर भी इतनी थी, तो क्या मैं कुछ चीजें आपके यहाँ पे चेक कर पा रही हूँ प्रॉपरली, क्या मेरे पास में कोई एविडेंसेस अवेलेबल है कि मैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर पाऊँ, नहीं, ठीक है। यहाँ पे ना तो मैं आपको गलत कह सकती हूँ ना मैं आपको सही कह सकती हूँ, क्योंकि आप सही भी हो सकते हो, है ना, और मैंने गलत कह दिया कि भाई आपने तो सब कुछ ही उल्टा सुल्टा किया हुआ है तो भी गड़बड़ है ना, मेरे ऊपर से रिला उठ जाएगा पूरा पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे सिचुएशन ये होती है कि मैं कोई ओपिनियन ही इशू नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस। इन दैट केस मुझे फोर्थ ओपिनियन इशू करना होता है कि बिकॉज ऑफ दीज रीजंस आई एम अनेबल टू इशू एनी ओपिनियन। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. तो ये 4 अलग अलग टाइप का ओपिनियन इशू करता है ऑडिटर ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस कलेक्टेड बाय हिम ड्यूरिंग ऑडिट। क्लियर सबको? ठीक है, हमने क्या किया था, सबसे पहले हम वापस से रिव्यू कर देती हूँ थोड़ा सा पूरी क्लास का। हमने क्या किया, सबसे पहले हम गए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे सामने आए, उनको हमने एविडेंसेस से क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया। नाउ सारे एविडेंसेस का कलेक्टिवली एक ओपिनियन निकाला कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही है, थोड़े गड़बड़े, पूरे ही गड़बड़े, या फिर मैं कोई ओपिनियन ही इशू नहीं कर पा रही। इन 4 में से एक चीज सेलेक्ट करूंगी और देन फाइनली मैं अपना ओपिनियन आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इशू कर दूंगी। तो ये होता है रियल लाइफ में पूरा ऑडिट करने का प्रोसेस इन शॉर्ट, है ना। अभी आपको हर एक चीज नहीं समझाई है मैंने, आपको सिर्फ जो भी नेक्स्ट क्लासेस में मैं पढ़ाना चाहती हूँ उसका एक बेस बन जाए, इसके लिए मैंने आपको आज शॉर्ट के अंदर पूरी ऑडिट समझाई है। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आज के सेशन में? No, ma'am. No, ma'am. हाँ, कौन बोल रहा था? आकांक्षा मैम, मैं सिर्फ बोल रहे हैं कि आप कंक्लूजन दोगे लास्ट में, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोगे ना? यस, बिल्कुल सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये कंक्लूजन हम रिटर्न के अंदर देते हैं, ठीक है, ओरल में कभी नहीं देते, रिटर्न में देते हैं, और जहां पे रिटर्न में लिखकर देते हैं उसे हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑडिट, है ना। जो भी हम ऑडिट पढ़ने वाले हैं उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट होता है ऑडिट रिपोर्ट, जिसके अंदर क्या होता है? ऑडिटर का ओपिनियन होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द एविडेंसेस कलेक्टेड बाय हिम। जो भी उसने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं उसके ऊपर बेस्ड रहता है उसका ऑडिट ओपिनियन। क्लियर सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. ठीक है, आज मैंने आपको बुकिश कुछ भी नहीं पढ़ाया है, आज मैंने आपको रियल लाइफ में लेकर के गई कि ये सारी सिचुएशंस हम कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, और कैसे हम ओपिनियन इशू करते हैं। तो आगे लास्ट 5 मिनट्स और लूंगी, ठीक है, ताकि क्या हम कल से पूरा बुकिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको पूरा माइंड क्लियर रहेगा। अच्छा, किसी को? मैम, यस मैम तो आप नोट से ही पढ़ाओगे या बुक से, मतलब मैं नोट्स पढ़वाओगे से आप? पढ़ाऊंगी, मैं नोट्स से पढ़ाऊंगी आप। मैम, कल से स्क्रीन शेयर भी करोगे ना? हाँ, कल से स्क्रीन शेयर। आज एक्चुअली सिर्फ मुझे समझाना था आपको ऑडिट, इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया, है ना। मेरे पढ़ाने का तरीका बता देती हूँ मैं पहले। मैं आपको पहले थियोरेटिकली समझाऊंगी, प्रैक्टिकली समझाऊंगी पूरा, ठीक है। जो चीजें आपको बुक में नहीं मिलेगी, बट जितना मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगी उतना आप उसको रियल लाइफ में जाकर फील कर पाओगे, तो आपको लर्न करना ईजी होगा, ठीक है। इसलिए पहले जो भी चीजें होंगी मैं आपको उसे प्रैक्टिकली समझाऊंगी, मैं आपको उसे प्रैक्टिकली समझाऊंगी। आफ्टर दैट हम उसे नोट्स में से रीड करेंगे, ओके। पहले मैं नोट्स आपके सामने ओपन नहीं करूंगी, सिर्फ ओपन करके रखे हुए पड़े रहेंगे। हम क्या करेंगे, मैं पहले आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी कि ये चीज आपके हिसाब से कैसे हो सकती है ना, और जो आप बोलोगे ना वही आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। उसको हमें ऑडिट पढ़ने के लिए क्या करना है, सिर्फ
जो वर्ड्स होते हैं वर्ड्स के ऊपर एम्फेसिस देना है, क्योंकि ये एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो जितना वर्ड्स के ऊपर हम फोकस करेंगे उतना ही अच्छा हमारा आंसर बनेगा, और वो सारे वर्ड्स मैं आप लोगों को लर्न करवा दूंगी, क्लास में ही लर्न करवा दूंगी। तो सिर्फ आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि 1 घंटा मेरी क्लास अटेंटिव लो, और देन ओनली 15 मिनट्स, मैं ज्यादा आपसे कभी डिमांड नहीं करूंगी, ओनली 15 मिनट्स नोट्स को रीड कर लो। मैम मेरे बेस पे नोट्स भी बनवाओगे क्या? क्या बोल रहे हो? मैम कॉपी कैसे होंगे? नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी और क्लास के अंदर नोट्स लिखवाऊंगी भी साथ में, ठीक है। नोट्स जो मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगी वो रहेंगे मेरे नोटबुक, अलग से बनाएंगे आप एक नोटबुक, और डेली जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके मैम। ओके मैम। ओके, यस ऑडिबल? यस मैम। ओके, तो Yes, आप लोगों के पास में आज नोटबुक ले लेना ऑडिट के लिए, है ना। हमेशा नोटबुक पेन 2 कलर के 3 कलर के मिनिमम आपके पास होने चाहिए, रेड कलर, ब्लैक कलर एंड ब्लू कलर। ओके, मैं आपको जो क्लास में लिखवाऊंगी वो बहुत ही शॉर्ट के अंदर लिखवाऊंगी, ठीक है, ताकि एग्जाम डे पे आपको सिर्फ मेरी ये नोटबुक पढ़ के जानी है। नोट्स आप अभी रीड करेंगे, रिवीजन टाइम पे रीड करेंगे। मैम आवाज बहुत ही हो गई आपकी। हेलो, अब से अब आ आ रही रही है है। मैम। ओके, ओके, जो भी मैं नोटबुक में लिखवाऊंगी वो आपको क्या करना है, एग्जाम डे पे पढ़ के जाना है ना। साथ साथ में जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम डे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में एग्जाम डे पे ओनली 2 आवर्स हमें ऑडिट को देना है, मान के चलो ओनली 2 आवर्स, और 2 आवर्स में मुझे पूरा 50 मार्क्स आपको कवर करवा करके भेजना है। मैं ये नहीं चाहती कि आप ओनली अकाउंट्स को ही टाइम दे दो और मेरी ऑडिट यूं ही रह जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको नोटबुक इतने अच्छे से रेडी करवाऊंगी कि आप ओनली 2 आवर्स के अंदर जो भी हम 2 महीने में पढ़ेंगे वो हर एक चीज वहां पे पढ़ करके जा सके और हर एक क्वेश्चन का अच्छे से आंसर कर सके। उसके लिए मस्ट है आप लोग ये ना सोचे कि मैडम बाद में नोट्स भेजेगी उसी को पढ़ लेंगे। जो नोटबुक प्रिपेयर करवाऊं उसे डेली बेसिस पे आपको खुद को हाथों से लिखना है, और उसे 2 मिनट लगेंगे पढ़ने में, क्योंकि 2 पेज से ज्यादा कभी होगा नहीं हमारा। तो उसे 2 मिनट पढ़ो और बाकी के 15 मिनट आपको नोट्स पढ़ने हैं। इसके बाद में आप 50 में से 40 प्लस मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हैं, ठीक है। 40 प्लस तो मैं बोल रही हूँ, आप जितना हार्डवर्क करेंगे उतने ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। मैं आपको क्लास में ही हर एक चीज अच्छे से लर्न करवा दूंगी, बट ये तब होगा जब आप लोग मुझे फुल्ली कोऑपरेट करेंगे। मैम यस वंश? मैम मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि है ना, जैसे इसमें ऐसा थोड़ी होता है कि लॉ की लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, नहीं मतलब जैसे बुक नहीं, टाइप। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें सिर्फ आपको मैं कुछ वर्ड्स हाईलाइट करवाऊंगी, वो वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे और वो वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपको लर्न हो जाएंगे, है ना। मैं क्लास में ही करवा दूंगी, आप खुद ही अपने आप वो वर्ड्स बोलने लगेंगे, ठीक है। बाकी कुछ मतलब भी, अपन को हाँ बोलो। मॉड्यूल तो रेफर नहीं करना ना? नहीं, मॉड्यूल आपको बिल्कुल रेफर नहीं करना है, ठीक है। जहां रेफर करना होगा थोड़ा बहुत तो मैं बोल दूंगी आपको, वैसे 99% कहीं भी रेफर नहीं करना, बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि मैडम ने सारी चीजें कवर करी नहीं करी, क्या पता, हम तो जाकर के देखेंगे। तो आप इजीली, आपकी इच्छा है तो आप रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे नोट्स में हर एक चीज कवर है, आपका 100% सारी चीजें कवर है। आप उन्हीं को पढ़ करके जाएंगे तो आप पूरे 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, यस मैम। जो सॉफ्ट कॉपी आप प्रोवाइड करेंगे वो आज सेंड कर देंगे मैं ग्रुप में। हाँ वो मैं आज ही आपको नाइट में सेंड कर दूंगी ग्रुप में। सारी जितने भी नोट्स होंगे हमारे ऑडिट के वो मैं आज आप लोगों को सेंड कर दूंगी। ओके मैम। ओके, मैम खुद के पर्सनल नोट बना सकते हैं क्या? बिल्कुल, आपकी इच्छा है तो बनाओ, और बहुत अच्छी बात है अगर आप पर्सनल नोट्स बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि जितने ज्यादा थियोरेटिकल सब्जेक्ट का सबसे अच्छा फंडा यही होता है कि खुद के नोट्स बनाओ। टीचर तो देगा ही देगा, साथ में खुद के बनाओगे तो उतना ही बेनिफिट आप लोगों को होगा। यस मैम। ओके, कितने चैप्टर हैं टोटल? टोटल ऐसे देखो मैंने 11 to 14 चैप्टर्स में डिवाइड किया है ऑडिट को। ऐसे आप मॉड्यूल खोल करके देखेंगे तो 3 ही चैप्टर है, ठीक है, 3 या 4 ही चैप्टर है, बट मैंने उसको शॉर्ट करके और अच्छे से सिस्टमैटिकली 11 to 14 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ओके चलो ठीक है, बाकी आपकी जो भी क्वेरीज रहती है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी को और कुछ जानना है ऑडिट के बारे में तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, ओके मैम। सो Yes, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम।